1985 में एक फिल्म रिलीज हुई, मैसी साहब। ये मसी साहब हैं। सी टाइप रोड। लगा मुल्क को एक नया फिल्म साज मिल गया जिसका नजरिया कुछ अलग है। 1989 में आई इन विच एनी गिव्स इट दोज फंड्स। दूरदर्शन के लिए बनाई गई इस फिल्म को लिखा अरुंधति रॉय ने। 1991 में आई इलेक्ट्रिक मून जो बनी थी चैनल 4 यूके के लिए। फिर अचानक इस फिल्मकार ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। प्रदीप कृष्ण ख्वाब था आईएएस ऑफिसर बनने का। इस ख्वाब को बीच में भुलाकर बन गए हिस्ट्री के प्रोफेसर। फिल्मों को अलविदा कहने के बाद प्रदीप ने पेड़ों को जानना और समझना शुरू किया। पेड़ों पर उनकी किताबों ने अलग ही तारीख लिखी। प्रदीप कृष्ण आज हमारे रूबरू। प्रदीप, अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, मल्टी फैसेटेड और दूसरा है स्कैटर ब्रेन। कौन सा? स्कैटर ब्रेन आई थिंक लिटिल बिट। असल में अभी ऐसे संजीदा ना हो जाओ, लेकिन ये तो ऐसी गुफ्तगू करने का अंदाज है। अब आप उसको एनालाइज करेंगे कि स्कैटर ब्रेन आप क्यों हैं, बताइए। अच्छा नहीं, देखिए, अभी जब मैंने किताब लिखी माई लेटेस्ट बुक जंगल ट्रीज ऑफ सेंट्रल इंडिया, लिखते समय मुझे ये महसूस हुआ कि इससे पहले जितने काम हमने किए एक तरह से सारे काम इसमें साथ आके समूह हो गए। तो फोटोग्राफी, राइटिंग, एन इंटरेस्ट इन इकोलॉजी, वाइल्ड प्लेसेस, फिल्म में जो पहले काम किया उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ मुझे इसमें बहुत खुशी होती है एंड आई फील आई हैव अराइव्ड, आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। एक ज़माना ऐसा हुआ करता था तब कि जबकि लोग इंडियन सिविल सर्विस में जाते थे। अगर आईसीएस आपके बाप हैं तो आप दून स्कूल जाएंगे, फिर आप सेंट स्टीफन जाएंगे, उसके बाद कैम्ब्रिज जाएंगे, फिर वहीं आप इम्तिहान देंगे इंडियन फॉरेन सर्विस का और उसमें आप पास हो जाएंगे। फिर वो एक रिसाइकल्ड एलीट बन जाती थी उन दिनों में। उससे कैसे बचे? इत्तेफाक से ऑक्सफोर्ड जब पहले गए तो मेरे ख्याल में पहले 2 हफ्तों में आलोक राय साहब मिले इलाहाबाद के। ही हैड ऑलरेडी बीन देयर फॉर 1 ईयर। तो उन्होंने पूछा कहाँ के हो भैया? मैंने कहा दिल्ली के। तो उन्होंने कहा सिविल सर्विस फैमिली? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा उससे पहले पब्लिक स्कूल? मैंने कहा हाँ। उसके बाद सेंट स्टीफन्स? मैंने कहा हाँ। और अब इसके बाद सिविल सर्विस? तो मैंने कहा हाँ। और उन्होंने इस अंदाज से मुझे देखा था, आई फेल्ट माय गॉड दिस मस्ट बी समथिंग टेरेबल दैट आई एम डूइंग। लेकिन ऑक्सफोर्ड उस ज़माने में 1969 और 1971 के बीच में वहाँ का जो माहौल था बहुत ही रेडिकल, पॉलिटिकली रेडिकल और कल्चरली बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वाइब्रेंट था। उस पीरियड से गुजरना और उसके बाद आईसीएस का या आईएएस का एग्ज़ाम देना बड़ा मुश्किल था। हमारे फादर बहुत नाराज़ थे हमसे कि आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, और उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल था दैट व्हाई आई डिड नॉट वांट टू डू इट। फिर वो हमसे पूछते रहे कि भैया आप करना क्या चाहते हो, और मुझे खुद नहीं मालूम था। मैं उस ज़माने में उनसे कहता था कि मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ। मैं एक न्यूज़पेपर के एडिटर से मिलने गया। मैं कहा साहब मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। कौन सा अखबार था? ये इंडियन एक्सप्रेस था, 1971। नंदन कागल साहब थे उसके एडिटर। जी थे। और उन्होंने कहा कि साहब आप लिखिए कुछ हमारे लिए, आप दिखाइए आप किस काबिल हैं। तो उन्होंने कुछ बैकग्राउंड पेपर्स हमको दी और उन्होंने कहा एक एडिट रूप में, एडिट के स्टाइल में आप एक छोटा सा ऐसे लिख दीजिए हमारे लिए। तो मैंने लिखा और उन्होंने फिर कान के पीछे उनके पास एक लाल पेंसिल थी जैसे पुराने ज़माने में फिल्म में देखा करते थे। तो निकाला, फिर उन्होंने कहा कि हम वी डोंट यूज़ द वर्ड इम्ब्रोलियो इन आवर न्यूज़पेपर। इम्ब्रोलियो। एंड he cut something else, but he said आप कल आइए दोबारा, और दोबारा कुछ लिख डाली हमारे लिए। तो I came back the next day और दोबारा मैंने एक ऐसे लिखा, एक एडिट लिखा उनके लिए, and he offered me a job। उन्होंने कहा कि साहब आप कब ज्वाइन कर सकते हैं as an assistant editor। and I thought my God, हम तो I was prepared to join much lower down, but assistant editor उस ज़माने में 2000 रुपये रकम थी। अरे बाप रे बाप। You know, it was an amazing amount of money। साहब 300 रुपये में मैंने शुरू किया था, तो आप तो बहुत आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि साहब अभी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, जो चल रही बम्बई में, वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो you'll have to come after 4 months। इस बीच में
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी हुई हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, टेम्पररी वैकेंसी. सो आई जॉइन रामजस कॉलेज एज अ हिस्ट्री लेक्चरर. और इस बीच में सडनली नंदन कागल साहब गुजर गए. ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही डाइड. जी 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 जी. और मेरे पास कोई राइटिंग में कुछ नहीं था. आई हैड नो अपॉइंटमेंट लेटर, इस तरह की कोई चीज़. और जब वो गुजर गए मैंने कहा ठीक है, आप जाने दीजिए, अब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, और 3-4 महीने के बाद दिल भी एडवर्टिसमेंट और पक्की नौकरी के लिए एक ओपनिंग हो जाएगी यहाँ. और उसके बाद हम फिर वहीं रहे 5 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में. लेकिन इस बीच में ऑल्सो आई स्टार्टेड माई रिसर्च. तो मैंने MPhil करना शुरू किया JNU से. I wasn't sure of my subject. I was exploring the origins of communal tensions in the Punjab in the mid-19th century. But I stopped my MPhil within 6 months. I didn't continue. क्यों? अब फिर वही, यानी जर्नलिज्म करने निकले, यहाँ फंसे? नहीं, मुझे उस जमाने में जो माहौल, जो पॉलिटिकल माहौल था, एक तरह से पॉलिटिकल मीनिंग विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ JNU, मुझे लगा कि आई डिडंट फील पार्ट ऑफ इट. बट ऑल्सो उस वक्त आई वॉज बिगिनिंग टू बिकम इंटरेस्टेड सीरियसली इन सिनेमा. और हमारी ख्वाहिश यही थी दैट आई वुड वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर. एंड आई डिडंट नो हाउ टू बिकम अ फिल्म मेकर, बट दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू डू. आपके किस्म का लड़का जो कि जवान हो रहा है, जवान हो के कॉलेज से यूनिवर्सिटी जा रहा है, और वो मुस्तकिल अपना करियर बदलता रहता है, और तो उसको हमारे यहाँ कहते थे कि ये तो बिगड़ा हुआ लड़का है, ये एक जगह ठहरेगा नहीं, ना शादी वादी करेगा, ना ये कहिए घर. शादी वादी की कि नहीं की? शादी की. हैं? शादी की. बच्चे हैं? बच्चे हैं जी. कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं जी. और शादी अभी चल रही है? शादी नहीं चल रही अभी. शादी नहीं. तो वो भी छोड़ा? ये दरख्तों में आपकी दिलचस्पी जी, ये बड़ा किसी हद तक ये बड़ा कॉलोनियल इंटरेस्ट है. हो सकता है अनकॉन्शियसली, है ना? हो सकता है. मेरा जो दरख्तों में, पेड़ों में जो इंटरेस्ट हुआ, एक तरह से इत्तेफाक से हुआ. मैं 1993 में, अप टू दैट टाइम मैं फिल्म मेकर था. उस टाइम में मैंने तय किया था कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, उसको छोड़ दूंगा. ये मैसी साहब was my first film. मैसी साहब के बाद I made a film called In Which Annie Gives It Those Ones, which was my second film. जी. और उसके बाद I made a film called Electric Moon. जी. और Electric Moon 1992 में बनी, और उसके बाद मैंने ये तय किया था that I don't want to make any more films. ऐसा क्यों? I was a very unsuccessful filmmaker, सही भाई. अरे मैसी साहब की बड़ी तारीफ ठीक है, लेकिन it never got distribution, never made any money. और इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड से अगर आप कभी फाइनेंस ढूंढने की कोशिश आप करें, then you come upon problems. अरुंधति, आपके फिल्मों में उनका क्या रोल रहा? पहली फिल्म जो मैंने बनाई मैसी साहब में, that's how I met her actually. I was looking for an actress to play a tribal girl, आदिवासी girl. तो मिली और मुझे लगा कि ये उस रोल को फिट करेंगी अच्छी तरह से. And that's how I met her. उस तरीके से मिले हम लोग. रघुवीर यादव था मेरे ख्याल में मैसी रघुवीर यादव, है ना? That's right. उसने एक्टिंग फिर वैसी नहीं की. No, he was wonderful. है ना? He was wonderful. उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत लंबी और एम्बिशियस टेलीविजन सीरियल बनाने की कोशिश की, called बरगद, जो बनी नहीं. और वो अरुंधति की पहली स्क्रिप्ट थी. वो करीब 15 घंटे की टेलीविजन सीरियल थी, सेट इन इलाहाबाद, 1921 से लेके 1950s तक. तो उसके बाद मुझे लगा दैट शी इज़ अ मच बेटर राइटर देन आई एम, एंड दैट इफ एनी राइटिंग हैज़ टू बी डन, एनी स्क्रिप्ट राइटिंग, तो वो उनको करना चाहिए, नॉट मी. तो उसके बाद जब बरगद 2 साल के बाद मैंने एंडेड, और तो कुछ ना हुआ. नहीं, वी फिल्म्ड अबाउट 70 days. उसके बाद और फिर वो कहाँ है? वो कैन में पड़ा हुआ? कैन में पिघल गया है जी वो अभी. उसके बाद भास्कर घोष थे साहब, दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल उस वक्त. उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने कहा कि साहब हम देखिए दूरदर्शन के फीचर फिल्म बनाना चाह रहे हैं 3, आप बनाओगे हमारे लिए? तो हम लोगों ने कहा कि साहब हाँ ज़रूर बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट्स का कुछ है क्या, आप कुछ सोच रहे हैं? ही से नहीं, आप अपने मर्जी से कुछ प्रपोज करिए, लेकिन क्यों ना आप एक ऐसे फिल्म बनाएं जिसमें आप अपनी लैंग्वेज का यूज़ करें. जैसे आप लोग जब कॉलेज में थे या सेंट स्टीवंस में थे, या तो अपनी लैंग्वेज जिसमें अंग्रेज़ी का और हिंदी का और पंजाबी का मिश्रण हो, बट यूज्ड एग्जैक्टली एज इट वाज यूज्ड व्हेन यू वर इन कॉलेज. तो बड़ा अच्छा लगा हमें. और फिर जब अरुंधति से बात हुई, शी सेड व्हाई डोंट आई राइट अ स्क्रिप्ट,
about my years in architecture college in Delhi, School of Planning and Architecture. She was obviously 10 years younger than me, तो ज़माना थोड़ा सा फ़र्क था. But so she wrote the script. और जब हमने ये स्क्रिप्ट भास्कर घोष को दी, we said साहब हम आपसे एक शर्त हम रखेंगे कि ये जो रफ कट अप्रूव होगी ये आप खुद करेंगे, आप किसी और को नहीं देंगे दूरदर्शन में. बिकॉज हमको ये लगा कि दिस इज एन अनयूजुअल स्क्रिप्ट. इट वाज नॉट द काइंड ऑफ थिंग दैट मोस्ट पीपल वुड अप्रूव इजीली. बट वी थॉट कि भास्कर घोष का जो उनके जो एस्थेटिक्स है, उनके जो तो ही प्रॉमिस थी, हाँ साहब ज़रूर हम करेंगे, आपको आप लिखिए. तो अरुंधति ने शी रोट दिस ब्रिलियंट स्क्रिप्ट वेरी क्विकली, आई थिंक इन अबाउट 6 weeks. और वी मेड द फिल्म एंड रफ कट भी तैयार करी एंड वी सबमिटेड द रफ कट टू भास्कर ऑन वीडियो टेप. तो तीसरे फिल्म के बाद ये ऑल्टरनेटिव आया कि साहब या तो मैं दूरदर्शन या NFDC के पास जाऊँ फिल्म बनाने के लिए, and their budgets are so small कि I would not have enjoyed that. या मैं बॉम्बे जाऊँ and I would have had to say to Bombay कि साहब मैं जिस तरह की फिल्म बनाता हूँ वो मैं नहीं बनाऊँगा, मैं आपकी तरह I'll use your stars and I'll make commercial films. I was not prepared to do that. हार के बैठ जाना भी तो ठीक ना होगा ना? नहीं साहब, हार मानने की बात नहीं थी, बट इट वाज टू अंडरस्टैंड कि साहब मैं जिस तरह की फिल्म बनाना चाह रहा था, मे बी देयर वाज नो रूम फॉर मेकिंग दोस एट दैट टाइम. बट मैं अभी फिल्म से बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा. आई डोंट इवन लुक आर्ट फॉर्म्स में किससे ताल्लुक है? लिखने से. आपकी बेगम साहिबा इतनी बड़ी लेखक हैं, वो रिश्ता कैसा रहा आपका? इसके बारे में बात न करना चाहेंगे आप? No, sure. I mean, I'm not sure what to say actually. We don't live together anymore, so we're not. She's not a begum actually. अच्छा, लेकिन दोस्ती तो है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी दोस्ती है. हाँ, बस वही चाहिए, और क्या चाहिए? The only reason I could sit down and write the Delhi tree book was कि अरुंधति was a successful novelist. तो मुझे वो फुर्सत मिली, इत्मीनान मिली to sit down and write it and not worry about कि भाई नेक्स्ट मील कहाँ से आएगा. दैट वाज अ वंडरफुल थिंग, यू नो. तो जब मैंने ये तय किया कि मैं अभी फिल्म नहीं बनाऊंगा, मुझे मौका मिला टू मेक अ स्मॉल हाउस इन द जंगल पचमढ़ी में. और घर बनाते बनाते, घर बिल्कुल जंगल के एज में था. और पचमढ़ी में नॉट इन पचमढ़ी टाउन बट एक गांव में अबाउट 7 kilometers आउटसाइड. ये वहाँ कैसे पहुँचे आप जनाब? मैसी साहब जब बनाई हमने तो पचमढ़ी में बनाई, और इत्तेफाक से मिली ये जगह. I was looking for a place with colonial ambience. Budget छोटी थी. You can't build your sets. जी. तो एक you needed to find an actual place जहाँ एक पुराना माहौल सा था, so that you could use it. और पचमढ़ी used to be the summer capital of central provinces. बहुत ही छोटी जगह है. आप तो गए हुए वहाँ? हाँ, गया हूँ. मेरे दोस्त हैं. उस जमाने में घाटे वहाँ पे. हाँ, उस जमाने में 1981 में जब हम मैसी साहब के लिए लोकेशन ढूंढने निकले थे, पचमढ़ी की पॉपुलेशन थी शायद 17,000. अब भी बहुत ज़्यादा बढ़ तो ना गई होगी. करीबन 30-35 हज़ार के लगभग होगा. लेकिन उस शहर में घुसते ही मुझे लगा कि दिस इज़ परफेक्ट फॉर द काइंड ऑफ पीरियड एटमॉस्फेयर दैट वी वांटेड. और मैसी साहब बनाई. उसके बाद 10 साल के लिए वापस नहीं गए. और तीसरी फिल्म बनाते वक्त, इलेक्ट्रिक मूड बनाते वक्त, वी वेंट बैक टू पचमढ़ी एंड फेल इन लव विद इट अगेन. और उसके बाद मुझे लगा कि ऐसी दुर्लभ जगह है. बहुत वी आपने कहा वहाँ, क्या उस वक्त दो लोग, आप और आपकी पत्नी साथ गए वहाँ? जी. एंड वी जस्ट लव्ड पचमढ़ी. इट वाज स्मॉल, इट वाज जंगली एट द एजेस, ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ. और फिल्म बनाने के बाद हमने किसी से कहा कि इफ़ यू एवर हियर ऑफ अ लिटिल पार्सल ऑफ लैंड जो बिकाऊ है, लेट अस नो. और छोटा सा प्लॉट मिला हमको शहर के बाहर. तो 1993 में उसको जब हम वहाँ घर बनाने लगे, हमारे जो आर्किटेक्ट साहब, एक हमारे दोस्त थे, हम लोग रोज़ जंगल में सैर के लिए निकलते थे. और हमारे जो पड़ोसी थे वो एक जादव साहब, ही वॉज अ फॉरेस्टर. वो हमको सिखाने लगे कि साहब ये रोहन है, इसको सोयमिडा फेब्रिफ्यूगा बोलते हैं. और इसकी जो छाल है वो इस काम में आती है. और धीरे धीरे भी नहीं, जल्दी हमारी बहुत इंटरेस्ट बढ़ी. एंड हमारे आर्किटेक्ट साहब और हमने दोनों ये तय किया कि 1 साल के अंदर
let us see how many trees we can recognize. It was a shock like bird watching. ना? तो पचमढ़ी के जंगलों में उस ज़माने में शायद there must have been तकरीबन 101 पेड़ और एक साल के अंदर अंदर हम लोगों ने शायद 60 या 65 पेड़ तक हम लोग पहुंच गए रिकग्निशन में. तो हॉबी सा हो गया था. तो उसके बाद जब हम वापस दिल्ली आए, आई थॉट क्यों ना एक छोटा सा बुक लिखा जाए अबाउट दिल्लीज ट्रीज. और ये 100 पेज का छोटा सा पैम्फलेट ट्रैक्ट होगा और साल भर मुझे लगेगा. अब जो ही उसमें हम घुसे, 1 year became 2, 2 years became 4, 4 years became 6. ऐसा नहीं लगता आपको कि दिल्ली में जितने भी दरख्त हैं, क्या ये सब अंग्रेज़ों की देन है, ब्रिटिश पीरियड का एक? कुछ हद तक ये मुस्लिम मुग़ल पीरियड के दरख्त मसलन उनमें फ़र्क क्या है? उदाहरण के तौर पे अंग्रेज़ों ने जब न्यू दिल्ली बनाई, दे हैड टू चूज ट्रीज फॉर द न्यू कैपिटल्स, एवेन्यूज, लटियंस एवेन्यूज के लिए उनको चुननी पड़ी. मैंने जाके नेशनल आर्काइव्स में फाइल्स खोलना शुरू किया उस ज़माने की, और मुझे कई सारी लिस्ट्स मिली. इन डॉक्यूमेंट्स को देखे और लिस्ट्स को देखा, उन्होंने जो जो वजहें फरमाई उसमें कुछ बायसेस निकली. एक तो कि हम कॉमन ट्रीज को नहीं प्लांट करना चाहते. तो जितने भी मुगल के जो एवेन्यूज ट्रीज थी, जैसे शीशम या बरगद या इस तरह की मैंगो, आम, उन्होंने नहीं चुनी दिल्ली के एवेन्यू ट्रीज के लिए. दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि साहब जो ट्रीज अपने पत्तों को गिराते हैं, डेसिडियस ट्रीज, हम नहीं चाहते हैं क्योंकि वो दे लुक अनसाइटली एंड बेयर. तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जब हम एवेन्यूज़ बना रहे हैं तो हम लोगों ने कुछ विस्टाज रखी हैं एवेन्यूज़ के एंड में, और उसको फ्रेम करने के लिए हमको ऐसे पेड़ चाहिए जिसकी हाइट और जिसकी ब्रेथ उसको फ्रेम करने में मदद देंगी. दे चोज ओनली 13 स्पीशीज ऑफ ट्रीज, एंड द मिस्टेक दे मेड वाज कि कुछ ऐसे पेड़ जैसे जामुन जो है, उसको अगर आप जंगल में जाएंगे, ड्राई जंगल में जाएंगे तो आपको एवरग्रीन पाएंगे उसको, क्योंकि वो बिल्कुल नदी के किनारे उगती है. अब दिल्ली में लाएंगे तो इट हैज़ अ डिसिडियस पीरियड. सेम थिंग इज ट्रू ऑफ द अर्जुन, सेम थिंग इज ट्रू ऑफ मेनी अदर ट्रीज. लेकिन उन्होंने ये समझा नहीं था कि दिल्ली जैसी जगह में जहाँ 2 महीने के लिए बारिश होती है और 9-10 महीने तक बिल्कुल सूखा रहता है, पेड़ को अपने पत्तों को गिराना लाजमी रहता है उसके लिए. जो मुग़ल दरख्तों का तरीक़ा था, उनमें और अंग्रेज़ों में अंतर क्या था? एक तो यही कि पत्ते न गिरें, और दूसरा क्या? दूसरा मोस्टली जो पुराने जो जैसे ग्रैंड ट्रंक की जो रोड्स थी वगैरह बहुत शेडी थी, बहुत उनके जो कैनपीज हैं बहुत बड़ी. अंग्रेज चाहते नहीं थे कि इस तरह के पेड़ लगें उनके लटियंस के, एटलीस्ट लटियंस के एवेन्यूज में. जो उनके जियोमेट्रिक पैटर्न था उसमें ये फिट नहीं आते थे इतने बड़े बड़े दरख्त. खैर, आपने वॉक्स शुरू की क्योंकि ये जो ट्री वॉक्स जो थी वो बहुत पॉपुलर रही होंगी. शुरू में तो नहीं रही, लेकिन मेरे लिए ये सीखने के लिए बड़ा अच्छा मौका था. फिर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया ये? I'll tell you why I discontinued. Because शुरू में शायद मेरे पहले वॉक में maybe I had 12 people, 13 people. जी. धीरे धीरे ज़्यादा पॉपुलर हुई. एंड 2006 में संडे के दिन इंडिया हैबिटेट सेंटर के इनविटेशन पे दे यूज्ड टू पुट इट आउट ऑन ईमेल, कोई भी आ सकता था. 6:30 in the morning, August first week, बारिश बड़ी ज़ोरों की बारिश. मैं वहाँ जब ड्राइव कर रहा था तो मैंने सोचा कि कौन आएगा यार आज. एक तो 6:30 संडे, 160 people ended up. ये 12 से 160 कैसे? धीरे धीरे बढ़ता. एंड आई थॉट कि अब कैसे करेंगे इसको, बिकॉज एक तो बारिश की आवाज़ और जो पीछे खड़े हैं उन तक आवाज़ पहुँच नहीं रही थी. और इतने सारे लोग, जब हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाते थे, देन यू हैव टू वेट फॉर एवरीबॉडी टू कैच अप. तो उसमें 5-6-7 मिनट उसी में लग जाते थे. तो उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया साहब कि हम इस तरह के वॉक्स दोबारा नहीं करेंगे. अगर करेंगे तो बहुत ही लिमिटेड, 10 लोगों का, 12 लोगों का. तो आपने गोया जिंदगी की एक 25वीं चीज छोड़ी. इतने नहीं, सही जी, इतने नहीं. शायद 10 एक चीज़ होंगी, लेकिन 50. 1999 से लेके अब तक या तो पेड़ों के बारे में
लिखने में लगा हूँ या पेड़ों को लगाने में लगा हूँ। आई बीन वर्किंग एज ए इकोलॉजिकल गार्डनर, एक माली, जी जी, बट अ स्पेशल काइंड ऑफ माली। जी जी जी, ज़्यादातर जोधपुर में तकरीबन हमको 9 साल हो गए हैं। 2004 में बाय एक्सीडेंट आई वॉज इन्वाइटेड टू गो टू नागौर फोर्ट। जी 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 जी, क्योंकि दे वर रिस्टोरिंग द फोर्ट। जी, और नागौर फोर्ट में बीच में तो महलें हैं, बाहर एक दायरा है पूरा, मतलब फोर्ट के वॉल्स का, और बीच में बिटवीन द पैलेस और फोर्ट के वॉल्स में एक सैंडी तरीके का एक वेस्टलैंड है। सॉइल बहुत पुअर है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। वो पेड़ वहाँ लगाना चाह रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि कैन यू हेल्प अस टू डिसाइड कि यहाँ क्या लगाना चाहिए हमें। इकोलॉजिकल गार्डन का एक बहुत ही एक फंडामेंटल प्रैक्टिस ये है कि आप जहाँ भी काम करें, यू वर्क विद नेटिव प्लांट्स, वहीं के कुदरती प्लांट। चाहे आप समुद्र के तट पे काम कर रहे हैं, चाहे पहाड़ में कर रहे हो, चाहे रेगिस्तान में कर रहे हो, वहाँ के कुदरती प्लांट्स, वहाँ के कुदरती प्लांट्स और जो पूरा मंजर है वो उसको ज़्यादा उससे टिंकर नहीं कर, उसको ज़्यादा तब्दीली नहीं लानी है। बिल्कुल। और उसकी वजह बहुत सिंपल है कि अगर आप ये जो कुदरती प्लांट्स हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से उसी क्लाइमेट, उसी सॉइल कंडीशन से अडेप्टेड हैं, और आप उसको अगर लगाएं तो एक बार जब वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं, दे नीड नो मोर केयर, वो अपने आप ही उगते रहते हैं। तो मैंने यही चीज़ उनसे कहा एंड इट वर्कड वेरी वेल। 1 साल के अंदर अंदर वी हैड फैंटास्टिक रिजल्ट्स। आई थिंक 1.5 साल के बाद उन्होंने कहा कि साहब प्रदीप आप जोधपुर आइएगा। वो हमको फोर्ट के किनारे ले गए और फोर्ट के साथ लगा हुआ एक तकरीबन 70 हेक्टेयर का एक वेस्टलैंड, रॉकी वेस्टलैंड थी और अभी भी है। और उन्होंने कहा कि साहब इसको हम ग्रीन करना चाहते हैं, इसको हम हरा भरा बनाना चाहते हैं, क्या आप इसको करने को तैयार हैं या नहीं। और वो इतनी इंटरेस्टिंग जगह थी, एट द सेम टाइम बहुत ही डरावना सा प्रोजेक्ट था, क्योंकि एक मैक्सिकन पेड़ है जिसको हम लोग कैक्टस, विलायती कीकर बोलते हैं, गलती से कीकर भी बोलते हैं, जो दिल्ली में भी सब जगह ब्रिज वगैरह में लगा है। ये विलायती कीकर है, मेक्सिको का प्लांट है, और ये इंडिया में 1880s 1890s में लाया गया वेस्टलैंड्स को पॉपुलेट करने के लिए पेड़ों में। और एक बार जब लग जाता है तो उसको निकालना उखाड़ना बड़ा मुश्किल रहता है। उसको ना पानी की ज़रूरत है, ना सॉइल में किसी खाद की ज़रूरत है, वो बस लग जाता है, पत्थर में भी। एक बार जब ये लग जाता है तो वो एक तो दूसरे पौधों को लगने नहीं देता है। वहाँ बावलिया बोलते हैं उसको, द मैड प्लांट, जी बावलिया बोलते हैं। बावलिया से भरा हुआ था। हमको लगा कि साहब इसको निकालेंगे कैसे। फिर साहब किसी ने कहा कि साहब यहाँ के ट्रेडिशनल जो कारीगर हैं, जो स्टोन माइनर्स हैं, वो दे कॉल्ड खंडवाले, सब ये काम ये कर पाएंगे। तो एक धन सिंह करके वहाँ एक सीनियर खंडवालिया साहब है, वो आए। उनको हमने करीबन 4-1 फुट का एक बावलिया दिखाया। हमने कहा इसको आप क्या निकाल सकते हैं क्या। और हमने उससे पहले ये भी पता लगाया था कि बावलिया जो होता है उसका जो रूटिंग जोन है, इट्स अबाउट 18 इंचेस, 18 इंच तक उसका बडिंग जोन। अब आप ऊपर से काटे तो उसके बड्स नीचे से निकल आती हैं, ठीक है। तो आपको ये लाजमी रहता है कि आपको एटलीस्ट 18 इंचेस नीचे जाना पड़ता है टू गेट रिड ऑफ द थिंग। तो हमने उनसे कहा कि सर आप इसके जड़ों को निकाल सकते हैं, जड़ों से निकाल सकते हैं। तो धन सिंह ने कहा हाँ साहब कर देंगे। मैंने कहा दिखाइए। तो उनके पास उनके जो हथौड़ी हैं बहुत हैवी हैं, करीबन 3-4 किलो के हथौड़ियाँ। तो अपने नीचे बैठ के ही टैप्ड द ग्राउंड ऐसे करके 2-3 बार, फिर मुंह को एक तरफ करके जोर से उन्होंने टैप किया। और मैंने सोचा कि वो सर इसलिए मोड़ रहे हैं ताकि पत्थर के कुछ शार्ड्स उनके आंखों में न जाएं। असल में वो सुन रहे थे साहब कि उसका जो हैमर का जो साउंड है उससे उनको गूंज है उसमें कि नहीं है, नॉट जस्ट गूंज बट दे कुड टेल के साहब रॉक का इंटरबेडिंग किस तरीके का है, किस डायरेक्शन से उनको अंदर जाना है। पूरी समझ थी उनको उस रॉक के बारे में। और फिर उन्होंने करीबन 2-2.5 घंटे में 2 फुट तक नीचे वो गए और उसको पूरा निकाला। और उस वक्त हमको मालूम था कि यही तरीका पॉसिबल था उस इलाके में। और हम लोगों ने एक छोटा सा एक सेना इकट्ठा किया खंडवालियों का, और प्लॉट बाय प्लॉट उसको एक एक करके हमने सब बावलियाँ निकलवाई। जहाँ से बावलियाँ निकली वहाँ की जो पिट्स बनी, दोज पिट्स बिकेम द
पिट्स जिसमें हम लोग ने न्यू प्लांट्स डाली। हर एक पिट को नंबर दिया, उसकी गहराई नापी, उसमें हम लोग अलग अलग किस्म के सॉइल मिक्सचर्स ट्राई कर रहे थे, उसको लिखा, और कौन सी प्रजाति हम डाल रहे हैं, कौन सी स्पीशीज डाल रहे हैं हर पिट में, उसको लिखा, और एक एक्सेल शीट का पूरा ये बनाया। और हर 4, 5, 6 महीने में somebody would go around saying कि साहब इस प्लांट की हालत क्या है। उसको जब एक्सेल शीट में जब इकट्ठा किया 1 साल के बाद और दूसरे साल में भी, तो हमको बहुत सा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिला। मसलन जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे बोरडी है, बेर, छोटी बेर जो वहाँ होती है, हमने ये पाया कि भाई अगर आपका पिट 3 फुट से कम है तो बेर वहाँ नहीं चलेगा, वो मर जाएगा। तो उसके बाद बेर जहाँ लगाया सिर्फ वहीं लगाया जहाँ 3 फुट कम से कम 3 फुट से ज़्यादा। तो बहरहाल वो किस मंजिल पे है वो पार्क? देखिए विजिटर सेंटर हमारा बन गया है, 4 वॉकिंग ट्रेल्स हैं, खूब हमारे विजिटर्स आते हैं, बहुत खूबसूरत है साहब, आइएगा। एक बात प्रदीप रह गई, बड़ी दिलचस्प फेज है आपकी ज़िंदगी का, जबकि अरुंधति को बुकर मिला, वो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? जब उनको ये सक्सेस मिली और उनको बुकर प्राइज़ मिला, कब अंदाज़ा हुआ उन्हें इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? इन्फॉर्मेशन तो उसी बुकर की डिनर पे मिली। हाँ। हम लोग बुकर की डिनर पे गए, हाँ। और वहाँ जितने जो शॉर्ट लिस्टेड ऑथर्स हैं सब वहाँ बैठते हैं, बहुत ही अच्छा खासा डिनर पार्टी होता है। कहाँ होता है ये एक टाउन हॉल है पुराना उनका, 16th सेंचुरी टाउन हॉल है कहीं लंदन में। डिनर पे ये अनाउंसमेंट होता है, किसी को मालूम नहीं। वो आपको मालूम नहीं, एकदम से फिर क्या हुआ? अरुंधति शायद क्लोक रूम में गई हुई थी जिस वक्त अनाउंसमेंट हुआ। हाँ। And somebody had to rush out and say, "Madam, you have won the Booker. जल्दी से आइएगा." So she had to come in and वो fluster में, हड़बड़ाहट में, she was told that you won the Booker. नहीं, बहुत it was a very amazing thing actually. एक तरह से ये भी लगा कि हमारा that her life was going to change completely in every possible way. ये तो रहे किस्से जनाब उस आदमी के जो कि इकोलॉजी में जिसकी दिलचस्पी रही, हिस्ट्री में रही, सिनेमा में रही, और जनाब उसने ज़िंदगी को तमाम बड़े कैनवस पे देखा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।